तो जिस गति से है चला तो उस गति समाएगा। तो फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते बूढ़ा हो जवान हो। ये सब चीज़ें लाइन है पीयूष मिश्रा जी की, बेहतरीन है। और जवानी वही जवानी है जिसमें युद्ध हो, ललकार हो, वरना खड़े तो पेड़ भी हैं। समय है, कुछ समय मिला हुआ है और ये समय है तैयारी का, अपने आप को किसी मुकाम पे पहुंचाने का। सोने का नहीं है, ये इतना नहीं कि रात में भी सो रहे, दिन में भी सो रहे हैं। रात में भी 8 घंटे, सुबह भी 4 घंटे लगातार सोए हैं। जग रहे हैं तो रील देख रहे हैं, मन नहीं लग रहा है तो दुकान पे घूम रहे हैं, है ना। समय है अपने आप को साबित करो कि तुम इस काबिल हो कि एक जॉब के लायक, एटलीस्ट एक जॉब के लायक। उसके बाद खुद को साबित करते रहना, है ना। समय बर्बाद मत करो, दोबारा समय नहीं आएगा। और अभी मौका अच्छा है, 4 महीने का समय है और इसमें हम लोग को एक जॉब चाहिए। उसको जॉब को करना नहीं करना वो अलग बात है। सबसे पहले अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि तुम इस काबिल हो कि तुमने जॉब लिया, 4 महीने लग जाओ सही से। और कोशिश है कि हम भी थोड़ा बहुत यूट्यूब चैनल से थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही जाएगा रिवाइज करने में, एमसीक्यूज में, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर में। तो अगर कुछ और लगता है कि और भी हम बेटर कर सकते हैं या हमसे ज़्यादा कुछ और उम्मीद है कि सहायता कि हमको ऐसा करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि हम ऐसा ऐसा चीज़ करके इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को। एक तो चीज़ और है कि हाँ, रेगुलर कि एक टाइम फिक्स हो कि कब आना है वीडियो। सुबह 8 बजे मैंने फिक्स रखा हुआ था आने का, कि कॉन्सेप्ट सुबह 8 बजे आएगा, शाम में 6 बजे। क्योंकि दिन भर काम रहता है तो काम की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि 8 वीडियो आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी दिन वीडियो नहीं आए। वीडियो आएगा, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। क्या है कि अकेले पीपीटी बनाना, काम करना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना खुद ही करना होता है, तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। तो चलो, समय को बर्बाद नहीं करते हुए नमस्कार, मेरा नाम उत्तम कुमार और आप लोगों का स्वागत है उत्कृष्ट क्लासेस में। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में संविधान सभा का कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था, और जैसा कि हम लोगों को पता है कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद एमसीक्यू। तो अभी बारी है एमसीक्यू का। तो एमसीक्यू से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, है ना। तो पिछले वीडियो का एक क्विक रिवीजन ये डायग्राम के साथ, पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि स्टार्टिंग से एंड तक एक्सप्लेन करें, तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हुआ था पिछले वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे कि संविधान सभा कैसे गठन हुआ, कैसे कैसे अस्तित्व में आया, कितना मेहनत लगा इसको लाने में, कितना कितना विरोध, और कितने बार इस चीज़ के लिए घोषणा करना पड़ा, मांगना पड़ा, और तब जा करके हमें संविधान सभा मिला। और संविधान सभा मिलने के बाद हम लोग संविधान का निर्माण किए और 1950 में संविधान को लागू किए। इस कहानी की शुरुआत होती है 1906 से, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक, बीजेटी। स्वराज बिल में उन्होंने घोषणा किया हुआ था कि हम लोगों को एक स्वराज खुद का होना चाहिए और खुद के नियम कानून होने चाहिए। तो ये एक आधिकारिक रूप पे, यानी क्या कहते हैं, क्लियर तौर पे इसमें स्वराज संविधान सभा का घोषणा नहीं किया गया था। क्लियर वे में जो घोषणा किया गया है एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय 1934 में आधिकारिक रूप से तो कांग्रेस करेंगे, यानी स्पष्ट रूप से जो है एम एन रॉय के द्वारा संविधान सभा का घोषणा होता है कि हम लोग का खुद का संविधान सभा होना चाहिए, और जिसमें हम लोग खुद का संविधान बनाए देश का, और हम लोग डिसाइड करें कि हमारे देश में क्या कानून होगा, क्या व्यवस्था होगा। उसके बाद आता है इस, क्योंकि ये अकेला वॉइस होते हैं, मतलब कि एक अकेला आदमी होता है इस चीज़ को डिमांड करने वाला, तो अंग्रेज इसको नज़रअंदाज कर देते थे। यहाँ भी हम लोग का फेल हो जाता है, यहाँ तो फेल हुआ ही, यहाँ भी फेल हो जाता है। आगे बारी आती है 1935 की। 1935 में इस समय तक कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा, है ना, कांग्रेस के संस्थापक। और इस समय तक कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, और उन लोगों ने भी क्या करता है, आधिकारिक रूप से ऑफिशियल जो डिमांड करते हैं संविधान सभा का 1935 में। तो ये भी डिमांड करने के साथ पूरा नहीं होता है। इस समय तक तो संविधान सभा का डिमांड पूरा नहीं हुआ, लेकिन 1939 आते आते
क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आ जाता है और अंग्रेजों को हेल्प चाहिए होता है इंडियंस का कि उनको द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना की ज़रूरत है और विदाउट परमिशन वो यूज नहीं कर सकते थे। तो उनको परमिशन की वजह से क्या होता है कि अंग्रेज लोगों को ये कांग्रेस का डिमांड मानना पड़ता है और आखिरकार जो है 1940 में अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति मिल जाती है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है जिसके तहत संविधान सभा बनने का रूपरेखा डिसाइड होना था और एक कंडीशन था कि संविधान सभा वैसा ही बने जो कि पूरे देश में लागू हो। एक संविधान सभा होगा और उसके हर एक तबके के लोगों को यानी हर एक वर्गों के लोगों को मानना होगा। अगर ये मानने को तैयार होता है तभी हम लोग संविधान को वैलिड करेंगे, अदरवाइज ये मान्य नहीं होगा। तो क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष क्या करते हैं कि असहमति हो जाते हैं, इससे एग्री नहीं करते हैं और ये हमारा क्या होता है क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। इसके बाद 1946 तक आते आते ब्रिटेन में चुनाव होने वाला है प्रधानमंत्री पद का और इस पद के लिए लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली ने यह वादा किया हुआ था कि अगर हम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनते हैं तो अगला जो कदम मेरा होगा, मेरा फैसला सबसे पहला होगा वो ये होगा कि भारत से हम अंग्रेजों को वापस बुला लेंगे और भारत को आज़ाद घोषित कर देंगे। इस बात को सुन करके भारतीय लोग भी क्या होते हैं कि लेबर पार्टी के प्रचार में लग जाते हैं और क्लेमेंट एटली जीत जाते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव और 1946 में वो क्या भेजते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का काम ये था कि यहाँ का रूपरेखा डिसाइड करना कि संविधान सभा अगर होगा तो कैसा संविधान सभा होगा, उसमें कैसे लोग होंगे, डायरेक्ट चुन के आएगा, इनडायरेक्ट चुन के आएगा, कितने लोगों पे चुनेगा और या वोट देगा तो कौन से लोग वोट देंगे, कितनी सीट्स होंगे पूरे भारत में, है ना। ये सारी चीज़ें डिसाइड किस होगा कैबिनेट मिशन में। इसके 3 मेंबर हम लोगों ने देखा होता है, KAL, क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस। इसके बाद 1946 नवंबर 1946 को जो संविधान सभा का गठन होता है और 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा का जो होता है प्रथम बैठक जिसमें कि डॉक्टर सज्जन सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है टेम्पोररी रूप से यानी अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से 11 दिसंबर को होता है और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताविका पास करते हैं जो आगे चल के 22 जनवरी 1950 को हम लोग प्रियम्बल के तौर पे उसे अपने संविधान में शामिल कर लेते हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद हम लोग का संविधान बनकर तैयार होता है। बहुत सारा मेहनत यानी बहुत सारे इसके संविधान को पढ़ा जाता है, बहुत सारे समय लगाया जाता है, बहुत सारा पैसा लगने के बाद हम लोग का संविधान तैयार होता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा संविधान तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। कुछ अनुच्छेद जो है इसी दिन से लागू हो जाता है, लेकिन क्योंकि लाहौर अधिवेशन में हम लोग शपथ लिया गया था कि हम लोग 1 साल के बाद यानी 1 साल के भीतर हम लोग क्या बनाएंगे, अगले दिन स्वाधीनता दिवस मनाएंगे जो कि 26 जनवरी 1931 को मनाने वाले थे। तो इस दिन को याद रखने के लिए कि 26 जनवरी को याद रखा जाए, इसलिए क्या करते हैं हम लोग 26 जनवरी 1950 यानी कि आने वाले 26 जनवरी को 1950 के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन संविधान को लागू किया गया। और 26 जनवरी को क्यों चुना गया, क्योंकि इस दिन स्वाधीनता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था। ठीक है, ये था हमारे क्लास का ओवरव्यू। चलते हैं हम लोग आज का मेन टॉपिक पे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है संविधान सभा पे MCQ, है ना। देखते हैं संविधान सभा का MCQ। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला सवाल है कि संविधान सभा की पहली स्पष्ट मांग किसने की। पहली स्पष्ट मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो नहीं की थी, ना ही भगत सिंह और ना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला जो स्पष्ट रूप से मांग किया गया था MN रॉय के द्वारा, और वो कब किया गया था 1932, है ना। तो ईस्वी को भी याद रखेंगे नाम के साथ में। अगला सवाल है अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को किस रूप में स्वीकार किया गया। अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था कि ठीक है आप लोग का संविधान सभा बनेगा और फिर आगे क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है जो कि बाद में वो असफल रहता है मोहम्मद अली जिन्ना के असहमति के बाद। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3 कि मुस्लिम लीग की असहमति के बावजूद संविधान सभा के गठन की रूपरेखा किस योजना के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी। मुस्लिम लीग असहमति किस पे दिखाते हैं, क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन में क्या होता है, वो असहमत हो जाते हैं कि नहीं हमको पाकिस्तान अलग चाहिए, हम लोग अपना संविधान बनाएंगे। तो क्या होता है, क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है जिसके तहत संविधान सभा का गठन होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला है सवाल नंबर 4 संविधान सभा के गठन में पहली बार स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस वर्ष शामिल किया गया। स्वराज की मांग का प्रस्ताव पहली बार शामिल किया गया था 1906 में।
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग पहली बार कब उठाई गई थी? आधिकारिक रूप पर, आधिकारिक मतलब कि ऑफिशियल, है ना, आधिकारिक रूप से उठाया गया था कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियल रूप से कब? 1935 में, जो जाके 1940 में माना जाता है। और इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन आता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को अंगीकृत हुआ? देखो, ऐतिहासिक प्रस्ताव ये कब दिया गया था? 13 दिसंबर, डेट को भी याद रखेंगे, 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक, 11 जिसमें कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से का अध्यक्ष चुना जाता है। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है अस्थायी रूप से। उसके 2 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण देते हैं, जिसमें कि ये उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। और उसी उद्देश्य प्रस्ताविका को, उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, क्योंकि उसमें एक पूरा डिसाइड होता है कि हम लोग आगे करने वाले क्या है। हम लोग अगर यहाँ पे 389 लोग बैठे हुए हैं, 389 क्या थे लोग, मेंबर थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 389 मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग करने क्या वाले हैं, क्या हम लोग का प्लान होगा, हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें उद्देश्य प्रस्ताविका में लिस्टेड था, जिसको हम लोग आगे चल के क्या करते हैं, प्रियम्बल के रूप में, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये कब करते हैं, इसको एकमत होकर के 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत कर दिया जाता है। ठीक है। छठा नंबर, अगला नंबर सवाल है 7 नंबर, क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को कब स्वीकृति मिली? जब मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकृत कर दिया था। क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा गठन की मांग को, क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा गठन की मांग को कब स्वीकृति मिला हुआ था? ये स्वीकृति मिला हुआ था 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और ये जो है अगस्त प्रस्ताव था 1940 में। और क्रिप्स मिशन आता है, जिसके बाद मुस्लिम लीग अस्वीकार कर असहमत हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है, संविधान सभा कैंसिल हो जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, संविधान का प्रारूप बनाने में कितने अनुसूचियां शामिल थी? तो स्टार्टिंग में कितना संविधान में अनुच्छेद था? 395, और अनुसूचियां थी टोटल 8। नेक्स्ट सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा गठन किस महीने में किया गया? तो हमको पता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, और नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। और 9 दिसंबर को 1946 को पहली बैठक होता है, 11 को दूसरी, 13 को जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव प्रेषित करते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद संविधान बनकर तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हो जाता है। अगला सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक किस अध्यक्षता में आयोजित की जाती है? तो पहली बैठक जो है वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो सबसे वरिष्ठ थे, उसको अस्थायी रूप से अध्यक्ष माना जाता है। उसके 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रूप में किसी का चयन हुआ? उन्होंने देखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या बची? देखो, जब संविधान सभा बना था हम लोगों ने देखा था टोटल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर। 389 मेंबर्स में से जो पाकिस्तान और भारत अलग होता है, ये भी हम लोग देखे थे कौन से जून प्लान के तहत, ठीक है, माउंटबेटन जून प्लान लेके आए थे 3 जून 1947 को। इसके बाद भारत में केवल 299 मेंबर्स बच जाते हैं, और पाकिस्तान में 90 मेंबर चले जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में कितने मेंबर का ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नंबर को याद रखेंगे, बाकी माइनस करके निकाल सकते हैं। तो 299 मेंबर केवल बच जाते हैं कहाँ? हमारे संविधान सभा में। इसके बाद है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पश्चात संविधान सभा को किस तारीख को पूर्णतः संप्रभु बनाया गया? देखो, पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया। हम लोगों ने देखा था संविधान सभा का कार्य के हम लोगों ने 3 ग्रुप में देखा हुआ था। पहला ग्रुप था जब से संविधान सभा बनाया 1946 से लेकर के दिसंबर 1946 से लेकर के अगस्त 15 अगस्त 1947 तक, यहाँ तक काम क्या था? केवल संविधान बनाना। एक ही काम था, केवल संविधान को बनाना। लेकिन जैसे हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो संविधान सभा पर 2 काम आ जाता है। 1947 से लेकर के 1949 तक 2 काम आ जाता है। कब? एक तो संविधान बनाना था ही कि संविधान आपको बनाना है, और साथ ही साथ दूसरा काम आ गया कि अब जो देश को चलाना भी है, तो देश को चलाने के लिए निकाय यानी कि विधानमंडल, विधायी शक्तियाँ हैं वो आ जाती हैं, ताकि आप देश का प्रशासन को भी संभालें, देश को भी देखें।
तो ये 1949 तक। उसके बाद अगला जो ग्रुप बांटे थे हम लोग 1949 से 52 तक, जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता है। अब 49 यहाँ तो संविधान तो बन के तैयार हो गया 49 तक में। अब संविधान बनाने का काम खत्म, बचा क्या केवल देश को चलाना, शासन चलाना। तो केवल क्या बच गया, संप्रभु निकाय। संप्रभु मतलब है खुद से अपना फैसला करना। संप्रभु निकाय हो गया 1949 के बाद। तो कब से, 26 नवंबर 1949 के बाद, जब से हमारा देश का संविधान बन गया, उसके बाद से संविधान बनाने का काम खत्म, केवल अब देश को चलाने का काम था। अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पश्चात संविधान सभा का एक विधायी निकाय बनकर किसकी अध्यक्षता में कार्य करना शुरू हुआ। हाँ, तो ये एक चीज, जब यहाँ पर दो काम था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर गणेश मावलंकर। ठीक है, तो केवल मावलंकर याद रखेंगे, पुराना नाम याद जरूरत नहीं है, मावलंकर। ठीक है, तो दो अध्यक्ष उस समय पे, एक अध्यक्ष के समय में जो कानूनी प्रशासन है, देश कैसे चलेगा नहीं चलेगा उसका डिसाइड होता था, और दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में संविधान का निर्माण होता था। अगला सवाल है, इसका क्या ऑप्शन हो गया, बी। 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रारंभ क्यों माना गया। क्या वजह था कि 26 जनवरी को डिसाइड किया गया, जबकि संविधान हमारा 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया है। इसका वजह यह था कि लाहौर का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और बताया गया था कि हम लोग अगले साल जो है 26 जनवरी को क्या मनाने वाले हैं, स्वाधीनता दिवस मनाने वाले हैं। अगला सवाल है 1909 के भारत परिषद अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार में किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। तो मॉर्ले मिंटो सुधार में जो है, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत था और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत। हम लोगों ने पहले भी लेक्चर वीडियो में देख लिया, सरकारी किसे कहते हैं, जो अंग्रेज लोग हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं, अंग्रेज। सरकारी या गैर सरकारी कौन, जो हमारे इंडियन में भारतीय। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 17। 1909 के अधिनियम में संविधान सभा में प्रथम भारतीय विधि सदस्य कौन शामिल हुए। तो प्रथम भारतीय विधि सदस्य कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला सवाल है 1909 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के तहत केंद्रीय विषयों के साथ प्रांतीय विषयों को कैसे विभाजित किया गया। 1909 अधिनियम के तहत हम लोगों ने देखा था कि द्वैत शासन स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित विषय उनके लिए, अंग्रेजों के लिए था, और हस्तांतरित विषय में लोकल लोगों को दे दिया गया था अधिकार कि आप इस पे कानून बना सकते हैं। तो आरक्षित विषय में जो इम्पोर्टेंट विषय थे, जैसे कि टैक्स, पुलिस, आर्मी, ये सब, सेना या भूमि कर, ये सब क्या था आरक्षित विषय में। हस्तांतरित में क्या क्या था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब चीजें। तो कौन से भागों में, दो भागों में बांटा गया था। फिर आगे चल के देखते हैं 1935 में, उसमें 3 विषय बनाया गया था, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। इस बात को ध्यान रखेंगे, 1919 के अधिनियम में 2 भागों में बांटा गया केवल प्रांत विषय को, जिसमें कि आरक्षित और हस्तांतरित किया गया। लेकिन 1935 में सभी विषयों को 3 भागों में बांट दिया गया, और उसमें से एक था संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है, इसी को ध्यान रखें। 1935 में 3 विषय बांटते हैं, संघ, राज्य, समवर्ती। 1919 में 2 विषय बांटते हैं, आरक्षित और हस्तांतरित। वो भी विषय किसके थे, प्रांत के। संघ में यानी कि केंद्र का विषय नहीं बांटा गया था, केवल प्रांत का विषय बांटा गया था। प्रांत और केंद्र में क्या अंतर है, केंद्र जो है वो सेंटर है सबसे ऊपर, जैसे अभी दिल्ली है केंद्र, प्रांत मतलब जैसे अभी का राज्य है। तो ये अंतर होता है केंद्र और प्रांत में। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। 1919 के अधिनियम में आरक्षित विषयों के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो आरक्षित विषय में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, आरक्षित विषय में वही सब क्षेत्र शामिल होंगे जिसमें से अंग्रेजों को इनकम आने वाला है, या पुलिस प्रशासन है, ये सारी चीजें, या सेना कंट्रोल है। तो आरक्षित विषय में कौन शामिल होगा, देखो जैसे कर, टैक्स, वित्त, फाइनेंस, न्याय, पुलिस, पेंशन, ये सब क्या है, जिससे इनकम होने वाला है। तो कौन सा शामिल होगा, हम लोग देखे थे ए वाला, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र, तो किसमें था, उसमें था हस्तांतरित विषय में। स्वायत्त शासन, लोकल स्वायत्त शासन, लोकल मतलब कि प्रांतीय लेवल पे, या सार्वजनिक निर्माण, जैसे सड़क का निर्माण, नाले का निर्माण, ये सब किसमें आ गया था, हस्तांतरित विषय में। सूचना, पर्यावरण, ऊर्जा, ये सब किसमें था, हस्तांतरित विषय में। जिसमें केवल पुलिस है, न्याय है, वित्त है, भूमि कर है, ये सब किसमें होगा, आरक्षित विषय में। सवाल नंबर 20। 1919 के अधिनियम में हस्तांतरित विषय में से निम्नलिखित में से कौन सा था। अभी हम लोगों ने देखा भूमि कर तो हो नहीं सकता, टैक्स वाला मामला है, तो टैक्स तो भारतीय के हाथ में देंगे नहीं। अगर भारतीय के हाथ में दे दिया तो क्या हो गया, उन लोगों का इनकम रुक जाएगा। तो क्या न्याय भी नहीं दे सकते। सबसे पहले सजा किसको सुनाया जाएगा, अंग्रेजों को सजा सुनाया जाएगा, जितना उन लोगों ने शोषण किया हुआ है। पुलिस तो दे ही नहीं सकते, पुलिस के दम पे वो लोग इतना उछल रहे थे। 200 साल तक जो शासन किया वो क्या लगता है अंग्रेजों ने अपने दम पे किया। 200 साल तक शासन करने का वजह केवल भारतीय लोग ही थे, पुलिस ही थे, जिसकी मदद से उन लोगों ने हर एक क्रांतिकारी को पकड़ा, सजा सुनाया,
जैसे उदाहरण के लिए भगत सिंह को पकड़ने वाले कौन थे? भारतीय पुलिस, भारत के लोग पुलिस में थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उनको पकड़ के लाने वाले भारतीय। उनको वकील कौन लड़ रहे थे वहाँ पे? अंग्रेज लोग थे, वो लड़ने वाले भी भारतीय ही थे। उनको फांसी सजा सुनाने वाले वो भी भारतीय, लटकाने वाले कौन? वो भी भारतीय। उन लोगों के बॉडी को जो काट के अलग अलग किया गया भगत सिंह के, उसको कौन करने वाले थे? वो भी भारतीय लोग थे। तो केवल भारतीयों के दम पे ही अंग्रेजों ने क्या किया? भारत पे शासन किया। क्योंकि वो लोग अंग्रेज कितना थे, ऐसा तो नहीं कि पूरा ब्रिटेन उठ करके भारत में, अगर पूरा ब्रिटेन भी उठ करके भारत में आया तो भी भारत को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। भारत को कंट्रोल किया गया भारत के लोगों के द्वारा ही। भारत का ही पुलिस, भारत के राजा लोग, भारत के जमींदार लोग, इन लोगों के मदद से, इन लोगों के ही हेल्प से अंग्रेजों ने इतना दिन तक शासन किया। वरना अंग्रेजों के अकेले बस का था नहीं कि पूरा भारत में शासन कर सके। किसी ने हम किसी किताब में पढ़ा हुआ था कि अगर पूरे भारतीय मिल करके अगर केवल थूक दें तो उसमें अंग्रेज डूब के मर जाए, इतना सा अंग्रेज था। ठीक है, तो इसमें पुलिस, न्याय और भूमिका, तो इसमें आरक्षित हस्तांतरित विषय में कौन सा आ जाता है? शिक्षा आ जाता है। सवाल नंबर 21, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस आधार पर किया गया था? हम लोगों ने अभी तो देखा 1919 वाला अधिनियम जो था वो केवल प्रांत के विषय को बांटता है, वो भी दो विषय में, एक तो आरक्षित जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व्ड, और एक हस्तांतरित जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर्ड। ठीक है, और 1935 का अधिनियम है, उसमें जो विषय बांटा जाता है वो संघ, राज्य और समवर्ती सूची के आधार बांटा जाता है। अगला सवाल है कि 1935 के अधिनियम में किस संस्था को भारत सचिव के परिषद के स्थान पर समाप्त कर दिया गया? भारत सचिव के परिषद, भारत सचिव के परिषद के स्थान पर समाप्त कर दिया गया था। तो किस संस्था को? भारत सचिव की परिषद, इसी परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसमें सवाल में थोड़ा सा सवाल में ही आंसर है। क्या है कि 1858 में जो 1857 के बाद अधिनियम आया हुआ था विद्रोह के बाद, उसमें से जो हम लोग चलाते आ रहे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको हटा दिया गया था और वायसराय का पद लाया गया था। साथ ही साथ भारतीय एक सचिव का, राज सचिव का पद लाया गया था और राज सचिव को सलाह देने के लिए एक भारत सचिव का परिषद गठन किया गया जिसमें 15 मेंबर्स थे। उसी मेंबर को 1935 का अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। इसे क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 23 कि 1935 के अधिनियम के तहत मताधिकार में वृद्धि के स्तर किस स्तर तक वृद्धि हुई थी? तो कितना हुआ था? 10% तक वृद्धि हम लोगों ने देखा था 1935 के अधिनियम के तहत। और इससे पहले क्या था? इससे पहले हम लोग देख रहे थे 1935 के पहले तक क्या था? जिसके पास ज्यादा भूमि है, जो जितना ज्यादा कर देता है, जिसके पास जितना ज्यादा शिक्षा है, वो सब क्या करते हैं? वही सब केवल वोट दे सकते हैं। तो इसको बढ़ा करके 10% और बढ़ा दिया गया था कि अब ये लोग भी वोट दे सकते हैं। 1935 अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो 1935 अधिनियम के तहत जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वो मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए किया गया था और इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। बिल में 1935 के बिल में मेंशन किया गया था रिजर्व बैंक होगा जिसका काम होगा कि मुद्रा यानी पैसे, करेंसी को जांच करना या उस पर नियंत्रण करना। सवाल नंबर 25, 1947 में किस बदलाव के अंतर्गत संविधान सभा के सदस्य की संख्या कम होकर 299 हो गई थी? ओरिजिनल संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी? 389, जो घट के कितना हो गया? 299। ये क्यों हो गया था? क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया भारत से और यहाँ पर से मेंबर चले गए कहाँ? पाकिस्तान चले गए। तो मुस्लिम लीग के सदस्यों को छोड़ने के बाद क्या हो गया था? संख्या घट के कितना हो गया था? 299। अगला सवाल है 1935 के अधिनियम में लोकसभा आयोग की स्थापना किस हेतु किया गया था? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस लिए किया गया था? जो अभी भी देखते हैं यूपीएससी, ये था संघ लोक सेवा आयोग। इसका स्थापना किया गया था संघ एवं प्रांतीय सेवाओं के लिए। अच्छा, इसको थोड़ा डाउट है इसमें, शायद केवल केंद्रीय के लिए है या नहीं, लेकिन जहां तक है संघ एवं प्रांतीय सेवाओं के लिए है। जिनको जानकारी है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं। अगला नंबर सवाल नंबर 27, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन व्यवस्था किसे कहा जाता है? 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन व्यवस्था किसे कहा जाता है? जिसमें प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित, उसे कहते हैं द्वैध शासन। और एक चीज हम लोगों ने और देखा था 1784 में, दोहरी शासन व्यवस्था, है ना। दोहरी शासन व्यवस्था क्या देखा था? एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब जो व्यापारिक मामला देखता है, व्यापार का मामला, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीति का मामला देखता है। तो ये चीज, तो दोहरी शासन व्यवस्था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1784 से लेकर के 1858 तक दोहरी शासन व्यवस्था। द्वैध शासन व्यवस्था
1919 से स्टार्ट होता है और 35 तक अप्रोच चलता है। तो ऑप्शन बी। सवाल नंबर 28, 1935 के अधिनियम के तहत कौन सी व्यवस्था ने भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी है? तो कौन सा शासन व्यवस्था ने? संघ लोक सेवा आयोग और विधानसभा के पुनर्गठन के द्वारा। यानी 1935 अधिनियम से बहुत सारा चीज़ें जो है अपने संविधान में लिया गया है। जब हम लोग सोर्स वाला आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि हमारे संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया था। 1935 से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो 1935 के अधिनियम के तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग और विधानसभा के पुनर्गठन का जो है ये प्रस्ताव हमारे संघीय शासन प्रणाली में शामिल किया गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 29, 1935 का अधिनियम किस विषय पर आधारित है जिसका पालन आज भारतीय संविधान में भी होता है? किस विषय पर आधारित है 1935 का अधिनियम? संघ एवं केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन के रूप में, क्योंकि संघ का अपना शक्ति जो हम लोग देखते हैं ना, राज संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, ये जो लिस्ट देखते हैं जो शेड्यूल 8 में है, ये किस में मेंशन किया गया था? 1935 में। आज का आखिरी सवाल है, 26 जनवरी 1950 को संविधान का प्रारंभ किसके संदर्भ में चुना गया? संविधान का प्रारंभ हम लोगों ने पहले भी देखा, 28 जनवरी 1930 को घोषणा किया गया था लाहौर अधिवेशन की वजह से। ठीक है, ये था हमारा संविधान सभा का MCQ। इसके बाद अगला जो लेक्चर वीडियो आने वाला है वो है संविधान सभा के स्रोत। हम लोग देखेंगे कौन कौन से देश से या 1935 का अधिनियम से क्या क्या लिया गया, अमेरिका से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, ये सारी जानकारियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।